अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो विदक्सा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कर बाय अरीज राव का सेकंड एपिसोड लेकर। तो आप चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो उनके मजीद सवालात पर नो मोर कमेंट्स बोलकर रास्ता बनाते अपनी जीप का रुख घुमाते जा चुकी थी और बोसीदा इमारत की बेसमेंट की दीवारों ने एसएचओ को नाक मुंह चढ़ाते हुए लाशों को खींचते देखा था। ये तो तय था कि वो आज के बाद गलती नहीं करने वाला था। जल्लाद साहिबा के सामने तो हरगिज नहीं। वो ब्लैक जीन्स और उसके ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने लाहौर एयरपोर्ट को जाते हुए मसरूफ शाहराह पर चलती शिकार की तलाश में आसपास नजरें घुमा रही थी। आह! और उसको शिकार मिल गया था। नए मॉडल के आईफोन को कान से लगाए महंगे तरीन लिबास में मलबूस एक खुशशक्ल नौजवान एयरपोर्ट से निकलता किसी गाड़ी की तलाश में नजरें घुमा रहा था। वो मुस्कुराती उसकी तरफ बढ़ी थी। मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते? वो खुद उससे टकराती उस पर चढ़ दौड़ी थी। मुकाबिल मौजूद नौजवान ने आंखें छोटी किए बड़े गौर से उसको देखा था। एक पल को तो वो गड़बड़ाई, लेकिन फिर आज तक ऐश को कोई पकड़ सका है भला, सोचकर एतमाद बहाल किया और तीखे चटोनों से उसे घूरने लगी। उसने हाँ मैं करता हूँ तुमसे बात कहकर कॉल काट दी थी और ऐश मिकाइल की छठी हिस्स ने उसे इशारा दिया था और वो एकदम दो कदम पीछे लिए इस कदर स्पीड से नजरों से ओझल हुई थी कि वो जो उससे अपना वॉलेट लेने की गर्ज से उसकी जाने बढ़ रहा था हक्का बक्का रह गया। जी हाँ, वॉलेट। ऐश मिकाइल के हाथ में इतनी सफाई और मुंह पर इतनी मासूमियत थी कि उसको चोर तस्वुर करना भी गुनाह महसूस होता था। वो आज तक सिर्फ एक बार पकड़ी गई थी जैन कमाल के हाथों, लेकिन इस बार वो मुकाबिल को नहीं जानती थी। वो जहांगीर दिलावर था। वो चोर था, इंटरनेशनल चोर। दुनिया भर में होने वाली बड़ी बड़ी चोरियों में कहीं ना कहीं जहांगीर दिलावर का हाथ होता था। नमाजी परहेजी चोर। खैर, उसने कुछ पल की हैरत को गोली मारते एक गहरी मुस्कुराहट के साथ उसको भागते देखा था। आह! ऐश मिकाइल, आह! ये उसने खुद को कहाँ फंसा लिया था। उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में हैंड फ्रीज निकाली, फोन के साथ अटैच किया और फोन जेब में डालकर सुकून से एक बार आंखें मूंद गया, गोया गाने के बोल सुनकर कितना ही सुरूर हासिल कर रहा हो। और फिर लाहौर की सड़कों ने जहांगीर दिलावर को ऐश मिकाइल के पीछे भागते देखा। ऐश मैन सड़क को छोड़े गलियों की तरफ निकल गई। असुलन तो उसे खौफ महसूस होना चाहिए था, लेकिन उसे मजा आ रहा था। जहांगीर जो कुछ ही वक्त में उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था, उसकी तकलीद में वो भी उस पतली सी गली में मुड़ा। वो लाहौर का कोई गुंजानाबाद मोहल्ला था। एक दूसरे के ऊपर चढ़े घर, छत से मिलती छत, पतली पतली जाल की मानींद फैली गलियां। वो उसको दबोचने ही वाला था कि ऐश बड़ी फुर्ती से लोहे के बने हुए खस्ता हाल खोले, दरवाजे को झटके से मजीद खोले, सामने नजर आती हुई सीमेंट की सीढ़ियों की तरफ भागी। दो चार कदमों में सीढ़ियां पार किया, अब वो छत पर चढ़ चुकी थी। इस घर के मकीनों ने बड़ी हैरत के साथ पहले उस पैंट शर्ट पहने हुए पतली सी लड़की को और उसके पीछे दाखिल होते हुए भरपूर मर्द को सीढ़ियां चढ़ते देखा। उनकी चोर चोर की गर्दन को पीछे छोड़े वो एक घर की छत से दूसरे घर पर कूदते मोहल्ले वालों को ये तासुर दे रहे थे कि गोया फिल्म की शूटिंग हो रही हो और उनके रुकने के फौरन बाद जाकर सेल्फी बनानी हो। कूदते वक्त बेसाख्ता ही ऐश का पैर रपटा और वो घसीटती हुई कई कदम दूर जा गिरी। वो उसके पास आकर रुक चुका था। उसने उसे नहीं पकड़ा था। वो घुटनों पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेता ऐश के गिरे हुए वजूद को देख रहा था। वो उठी नहीं थी, बस यूं की यूं चित सीमेंट की बनी छत पर लेट गई थी। बदनामी में कैसी लज्जत होती है कि अच्छी खासी लड़की को चोर बना डाला। वो पुरसुकून से चलता उसकी तरफ आकर कोहनिया छत पर टिकाए उससे थोड़ा पीछे बैठ गया। न जहांगीर ने अपना वॉलेट मांगा और न ऐश ने दिया। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। वो मुस्कुराई थी। नेकनामी ने उसे दिया भी क्या था, बदनाम हुई तो नाम तो मिला था उसे। वो उठकर बैठी थी। जेब से उसका भूरे चमड़े वाला वॉलेट निकाला था। उसमें जितना कैश था निकालकर अपनी पैंट की पॉकेट में डाले वॉलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो खामोशी से उसकी तमाम कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा था। अगरचे मुझे तुम्हारा वॉलेट पसंद आया था, लेकिन तुम रख लो। एहसान करने वाले अंदाज में उसका वॉलेट उसको वापस किए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। लेकिन मुझे तुम्हारा वॉलेट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें चाहिए या फेंक दूं? वो एक झटके से पीछे मुड़ी और जहांगीर दिलावर को अपने वॉलेट से कई हजार हजार के नोट निकालकर जेब में डालते देखा था। उसका हाथ बेसाख्ता अपनी जींस की पॉकेट की तरफ बढ़ा था। ओ खुदाया! जहांगीर दिलावर ने जब उसे दबोचना चाहा था, वो उस वक्त उसका वॉलेट निकाल चुका था। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। वो सिवाय उसे घूरने के कर भी क्या सकती थी। उसके हाथ से झपटने के अंदाज में अपना वॉलेट खींचते वो जा चुकी थी। वेलकम टू पाकिस्तान। वो जहरीला बड़बड़ाया, भागते हुए कानों से निकलकर गले में लटके हुए हैंड फ्रीज दोबारा कानों में डाले वो भी वापस मुड़ चुका था। लाहौर पर भी कराची वालों का असर हो गया है। छोटे घरों की सिमट की छतों ने उसे बड़बड़ाते हुए सुना था।
अगर तुम लाहौर के मशहूर फूड स्ट्रीट का रुख करो तो रात के 11:55 पर तरह तरह के लगे खानों के स्टॉल्स और उनके गिर्द मंडलाते हुए बेतहाशा लोगों के बीच से गुजरता हुआ तेज नीली हुडी चेपतन किए एक दुबला पतला सा शख्स एक छोटे से ढाबे के सामने रुका। ढाबे के बाहर लगे बड़े से बैनर पर लिखा चाय खाना वहां बैठे बड़े मजमे की वजाहत कर रहा था। लाहौरी हो और चाय ना पीते हो, नामुमकिन। रात के तकरीबन 12 बजे भी वहां दिन का समा था। जहांगीर दिलावर ने ठीक कहा था, लाहौर पर भी कराची वालों का असर हो रहा है। वो लोगों के रश को चीरता हुआ किचन की जाने बढ़ा था। ओ भाई किधर, बाहर से ऑर्डर दो। उसे सीधा अंदर दाखिल होते हुए देखकर एक मोटे ताजे आदमी ने रोका था। वो उस ढाबे का मालिक मालूम होता था। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो सरगोशी नमा आवाज में बोला था और ढाबे के मालिक ने चौंक कर उसे देखा था। इस तरफ हाथ से इशारा करते उसे जाने का रास्ता बताया था और वो सर को खम किया उसकी बताई हुई राहदारी की तरफ बढ़ गया। चाय खाना में बैठे लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनके कदमों के नीचे एक और नई मुकम्मल दुनिया मौजूद है। वो छोटी सी राहदारी से नीचे को उतरती सीढ़ियों पर आकर खत्म हो जाती थी। यूं ही घड़ी की सुइयां 12 के हिस्से पर आकर टिकी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता गया। मोमिन मुराद ठीक 12 बजे ताश होने की अदाकारी करता इंटरनेट कैफे में मौजूद था। सर्द सा माहौल, बैकग्राउंड में चलता हुआ धीमा सा म्यूजिक, कंप्यूटर्स के सामने रॉकिंग चेयर पर बैठे लोग जो बड़ी महवियत से मुख्तलिफ तरह के गेम्स खेलने में मसरूफ थे, गोया उनकी जिंदगी और मौत का मामला हो। इंटरनेट कैफे वो मकाम होता है जहाँ पर कस्टमर्स को घंटों के हिसाब से पैसे लेकर मुफ्त इंटरनेट और कंप्यूटर मुहैया किया जाता है और वहाँ पर ज़्यादातर गैरकानूनी काम ही होता है। उसे इलीगल पॉइंट भी कहा जाता है। और इलीगल पॉइंट से क्या तुम्हें नामल कमाल याद आई? वो उन लातादाद अपने आप में बैठे मगन लोगों को दरगुजर किए आगे बढ़ते एक शीशे के दरवाजे के सामने रुका। कौन हो तुम? काले कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहाँ पर आम लोगों के जाने की इजाजत ना थी। ताश। और वो बगैर सिक्योरिटी गार्ड की बात सुने अंदर बढ़ गया। अगर वो उनको असली ताश होने का तासुर देना चाहता था तो उसका ये सर्द रवैया काफी हद तक जस्टिफाइड था। बाहर से यकसर मुख्तलिफ माहौल मुकम्मल अंधेरे में बस प्रोजेक्टर की रोशनी पर उसके आगे खड़े हुए शख्स का साया नजर आ रहा था। उसका चेहरा में गैर वाजे था। वहाँ कितने लोग मौजूद थे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आओ ताश, वही प्रोजेक्टर के सामने खड़ा शख्स भारी आवाज में उसे मुखातिब था। वो माहौल आम लोगों के लिए नॉर्मल तो हरगिज नहीं था, लेकिन भला वहाँ आम लोगों का क्या काम? अचानक से एक स्पॉटलाइट एक कुर्सी पर मुनक्स हुई, गोया ताश को बैठने के लिए जगह दी गई हो। मोमिन को लगा था कि वो लोग ताश का इंतजार कर रहे होंगे और उसके आते ही उनकी खुफिया मीटिंग का आगाज हो जाएगा। लेकिन वो गलत था। शायद अभी किसी और का आना बाकी था। अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाजा खुलने के साथ बाहर से कुछ अंदर आती ही रोशनी ने वजूद की मौजूदगी को वाजे किया। मुझे इंतजार पसंद नहीं दिल। वही भारी आवाज गूंजी। मोमिन को शक हुआ कि शायद इस वजूद के अलावा कोई मौजूद नहीं है। मेरी मदद चाहिए तो अपनी पसंद नापसंद को बदल दो जैक। नए आने वाले की वजूद की आवाज गूंजी। एक और बार लाइट का रुख मोमिन की कुर्सी के बिल्कुल सामने पड़ी हुई कुर्सी पर हुआ और इससे पहले कि मोमिन दिल का चेहरा देख पाता, रोशनी बुझ गई। शायद वो कुर्सी पर बराजमान हो चुका था। ये प्रोजेक्टर पर एक आंखों को चुंधिया देने वाले करोड़ों की मालियत की हीरे की तस्वीर उभरी। ये चाहिए मुझे। और उस एक जुमले से वहां मौजूद तमाम लोग उनके वहां मौजूदगी का सबब जान गए थे। मैंने कहा ना, वो आम लोग तो हरगिज नहीं थे, लेकिन समझने के बाद भी वहां खामोशी ही छाई थी। तुम सबको तुम्हारे काम जल्द मालूम हो जाएंगे और जान लो, जे गलती की सजा मौत सुनाया करता है। सर्द हड्डियों को मुंजमद कर देने वाली आवाज गूंजी। हमें मौत से मत डराओ जैक, हमारे काम में मौत का खौफ होना ही सबसे बड़ी गलती है। वो शायद नहीं, यकीनन दिल की आवाज थी। मुझे तुम अच्छे लगे दिल। उसकी आवाज में मुस्कुराहट का अंसर था। आई विश आई कुड से द सेम जैक। और मुकाबिल कहकर लगाकर हंसा था। उसे वाकई दिल पसंद आया था। उन दोनों के अलावा वहां कोई ना बोला था। मोमिन मुराद भी नहीं, क्योंकि ताश को खामोश रहना पसंद था। मीटिंग बर्खास्त हो चुकी थी। ताश बहुत कोशिश के बावजूद भी किसी का चेहरा नहीं देख पाया था। वो अभी इंटरनेट कैफे के हदूद से निकलता ऊपर बढ़ने ही वाला था कि उसके फोन पर बीप हुई और इसके बाद इंटरनेट कैफे के हॉल में लगी हुई रोशनी ने मोमिन मुराद को वापस आते देखा। वो एक खाली स्पॉट देखकर बैठ गया था और दूसरे लोगों की देखा देखी वो पहले से ही कंप्यूटर में डाउनलोडेड गेम खेलने में मशगूल हो गया। उसको अगले सिग्नल तक यहीं बैठना था। स्ट्रीट फूड पर लगे मजमे ने बड़ी हैरत के साथ एक के बाद दीगरे पुलिस मोबाइल्स को चाय खाने के सामने रुकते देखा, जिनमें से लातादाद पुलिस एहलकारों ने नीचे कदम रखा था। उनके थके हुए चेहरे बता रहे थे
कि वो पूरे लाहौर का कचरा साफ करते करते चूर चूर हो चुके थे। लेकिन उनकी जल्लाद साहिबा पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी। थकावट तो दूर, उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं आई थी। उल्टा वो आज कल की निस्बत खुशगवार मूड में थी। मैंने कहा ना, उसे यलगार पसंद थी। इन सब के पीछे ही उसकी जीप आकर रुकी थी और वो सुबह वाले ही कपड़ों में मलबूस एक शान के साथ जीप से उतरी थी। उसके उतरते ही लोगों में एक पुरजोश लहर दौड़ गई। कोई उसको देख लेने पर खुश था तो कोई उसके वहां मौजूदगी पर तजस्सुस का शिकार था। वो उन सबसे बेनियाज एसएचओ को इशारा करते हुए अंदर की जानी बढ़ी थी। चाय खाने के मालिक की हवाइयां उड़ी हुई थी। ये आज पुलिस महकमे को हो क्या गया था। लाहौर पुलिस एक के बाद एक कामयाब छापे मारती जा रही थी। वरना तारीख गवाह है कि पुलिस हमेशा देर से ही चाय वक्का पर पहुंची है। वो चाय खाना के मालिक को गर्दन से दबोचकर एसएचओ के जानिब धकेल चुकी थी। वो बेचारा तो अपने आने वाली दुर्गत बनते सोचकर ही रोने वाला हो गया था। वो बड़े पुरसुकून अंदाज में गंदाए हाथ की उंगली के बीच में घुमाती सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। एक लड़की के हाथ में गन देखते सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ बढ़ा था। उसने अपनी तरफ बढ़ते सिक्योरिटी गार्ड के माथे पर बिल्कुल दरमियान में गोली मारी थी और वो वहीं जमी बोस हो गया था। उसके सर से खून का फव्वारा फूटा था। बंदा तो ऐसे उड़ाती है जैसे नेकी का काम हो। ऐसे जो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। वो सुबह से ही उसके साथ हाथ के इस्तेमाल के कई नजरें देख चुका था कि अब तो हैरत भी खत्म हो गई थी। स्मूथ नहीं था। जहाँ लोग डर के मारे सांस भी रोक चुके थे, वहाँ मोमिन मुराद रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए एसपी नामल कमाल की गोली चलाने और गार्ड के गिरने पर कमेंट्स पास कर रहा था। और नामल कमाल की नजर भी होठों पर सीटी की धुन बजाते हुए चेयर पर झूलते हुए वजूद पर जा टिकी थी। वो एसएचओ को उन सबको पकड़ने का इशारा किया मोमिन मुराद की तरफ बढ़ी थी। कभी कभी डर जाना अच्छी बात होती है लड़के। अंदाज ऐसा था कि उसको इखलाकियात का दर्स दे रही हो। और मुझे अच्छे कामों से एलर्जी है एएसपी साहिबा। लहजे में इस कदर मासूमियत थी कि वो उसकी पटर पटर चलती जुबान को देखकर रह गई। बहुत बेहतर। और अब तुम इस एलर्जी के संगीन नताइज के तौर पर हवालात की सैर करने वाले हो। अंदाज में तमस्कर था। हम थाने को अपना ससुराल और हवालात को ससुराल में मौजूद अपना कमरा कहते हैं जल्लाद साहिबा। उसकी लापरवाही मुकाबिल को इंचिज ही तो कर चुकी थी। और तारीख गवाह है कि 80% मर्द अपने ससुराल जाने से घबराते हैं। वो खिलाफे मामूल लंबे जवाब दे रही थी। मैं बाकी 20% में से हूँ। वही पुरसकून अंदाज। घर जमाई, राइट? मैंने कहा ना, आज उसका मूड खुशगवार था, वरना मजाक और नामल कमाल नामुमकिन। मेरी अम्मी भी यही कहती हैं, सरगोशियाना अंदाज में कहा गया। के सवालिया अंदाज अपनाया गया कि मैं मुस्तकबिल करीब में एक अच्छा घर दामाद साबित होने वाला हूँ। अंदाज बिल्कुल अपनी तारीफ बयान करने वाला था। फखरिया लहजा। एसएचओ, जमाई बाबू को बड़े एहतराम के साथ पुलिस मोबाइल में बिठाओ और याद रहे कि खातिर तवज्जो में कोई कमी न रहे। वो देख मोमिन मुराद को रही थी, लेकिन मुखातिब एसएचओ से थी। जी मैम। वो उसकी बात का मतलब समझ गया था। उनकी ज़बान में खातिर तवज्जो का क्या मतलब होता है वो जानता था। इश्क करना है तो लाहौर चले आओ। वो गुनगुनाते हुए खुद ही कुर्सी छोड़कर एसएचओ की जानिब बढ़ गया, गोया बेटा ही गिरफ्तार होने के लिए हो। उसके जहन में एकदम ही जैन कमाल की बात गूंजी थी। मेरी बीवी कहती है कि इश्क करना है तो लाहौर चले आओ। तुम इश्क करने आई हो या फिर? वो लाख बार खुद को अपने दिल को डपटते वहां से जैन आलम कमाल और उसकी बातें नहीं निकल सकती थी। उसका खुशगवार मूड पल में खराब हुआ था। इन तमाम लोगों के घरों में कॉल करो कि आकर ले जाएं इनको। वो आसपास नजरें घुमाते हुए वहां ज्यादातर नौजवान लड़कों को देखकर बोली थी। मैम, मतलब छोड़ दे इनको? एसएचओ को सदमा ही तो लगा था। जब छोड़ना ही था तो पकड़ने की क्या जरूरत थी? और तुमने इनको रिश्ता देना है? वो बेजारी से बोली थी। नहीं मैम, घर इतला कर देता हूँ इनके। वो उस औरत से जिज आ चुका था। मुझे तो घर वालों का नंबर ही नहीं आता। इस मासूम सी आवाज पर नामल कमाल ने बेसाख्ता ही दांत पीसे थे। नामल कमाल के बसाए नाजुक लेकिन दर हकीकत हथौड़े जैसे हाथ का मुक्का अपने मुंह शरीफ पर खाकर उसकी ऊंची करा गूंजी थी। आया याद? हाथ को ऐसे घुमाया के बोलो, नहीं याद आया तो 2 बार कोशिश करूं। आ गया याद। दोनों हाथ उठाकर बाकायदा डरने की एक्टिंग की गई। तुझे अल्लाह पूछे जैन कमाल, इसका अलग से हिसाब होगा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। जा बजा टूटे कांच के टुकड़े, तकियों से निकलती उड़ती हुई रुई, परफ्यूम की टूटी हुई शीशियों से उड़ती हुई तेज महक और हाथ से बहते खून से सिगरेट थामे बेड के साथ टेक लगाए नीचे जमीन पर बैठा शख्स काफी पुरसुकून नजर आता था। वैसे भी वो अपना सारा गुस्सा उन बेजान चीजों पर निकाल चुका था। वक्फे वक्फे से हवा में धुएं के मरगोले से
छोड़ता हुआ वो शख्स हकीकतन विलन मालूम होता था। खामोश पड़े कमरे में मोबाइल के कीपैड की हिंसों के दबाने की आवाज गूंजी। कल मिलो मुझसे शाम 5 बजे, स्टार होटल। इतना कहकर वो फोन काट चुका था। ना कोई सलाम, ना दुआ। आह, वो सलाम दुआ करता होता तो इस हाल में होता। वो चेहरे पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट सजाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वो बस स्टैंड पर खड़ा अपने हाथ में पकड़े हुए कागज के टुकड़े के ऊपर लिखी हुई तहरीर को बड़े गौर से देख रहा था। जहाँ किताबों का जखीरा हो वहीं राज पनपते हैं। द स्टॉक ऑफ बुक्स ब्रिंग द सीक्रेट्स। वाज़े नजर आते स्याह रंग में लिपटे हुए वो लफ्ज दिल की बेचैनी का सबब था। किताबें, राज, जखीरा, तमाम लफ्ज उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे। उसे सुबह अपने होटल रूम में एक वर्कर के हाथों बड़ी राजदारी से ये पर्ची मिली थी और वो तब से ही इस राज को जानने में सरगर्दा था। किताबों का जखीरा, इसका माइंड एकदम क्लिक हुआ था। वो सुबह से पूरे जुमले का मतलब तलाश कर रहा था। अगर वो जुमलों को तोड़ तोड़ कर पढ़ता तो उसको मतलब पहली ही नजर में समझ आ जाता। कुछ वक्त बाद वो गिरजन लाइब्रेरी ऑफ लाहौर के बड़े से घास को अबूर करता हुआ अंदर की जाने बढ़ चुका था। क्या तुम किताबों के जखीरे से कुछ समझे? वो सीधा लाइब्रेरी की जाने बढ़ा था। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसको देखते लाइब्रेरियन ने रश्मि सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते पूछा था। द स्टॉक ऑफ बुक्स ब्रिंग द सीक्रेट। वो भी एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालकर इत्मीनान से खड़ा रहा। सर, हेयर इज योर एनवलप। वो उसको एक खाली लिफाफा पकड़ा चुकी थी। शुक्रिया। वो उसको सर के खम और हल्की सी आवाज में शुक्र अदा करता हुआ लाइब्रेरी से निकल गया था। खून के निशानों में निकलता एक सुनहरी पता, अ ग्रोइंग गोल्डन लीफ इन ब्लड मार्क्स। फिर एक जुमले पर मुश्तमिल एक तहरीर, लेकिन इस दफा कागज के बिल्कुल कोने में लिखा गया पता और कागज के साथ ही उस चीज की तस्वीर उसकी मुश्किल आसान कर गई थी। मैम, ये लड़का तंग कर रहा है। वो अभी थाने में दाखिल हुई ही थी कि एसएचओ कल वाले ढीठ बंदे को बाजू से पकड़े हुए उकताया हुआ सा उसका मुखातिब हुआ। क्या मसला है? वो आंखों से सनग्लासेस उतारती हुई बाजू चढ़ाती उसकी तरफ बढ़ी थी। मैम, ना घर वालों का बता रहा है और जब छोड़ने का बोल रहे हैं तो जाता भी नहीं। एसएचओ की आवाज से ही मालूम हो रहा था कि मोमिन मुराद उसको एक रात में ही किस कदर सता चुका था। नहीं बता रहा तो लटका दो एसएचओ, खुद ही निकल आएगा मुंह से। वो उसको बोलती उससे पहले आगे बढ़ती पीछे से उभरती हुई आवाज ने उसके कदम मुंजमद किए थे। किस बुनियाद पर एएसपी साहिबा? वो एक झटके से पीछे मुड़ी थी। 2 कत्ल करने की बुनियाद पर हैकर साहब। अंदाज में सुकून ही सुकून था। कानून मफरूजों पर नहीं चलता एएसपी साहिबा। सबूत सबूत मांगती है अदालत। अंदाज जताने वाला था। इस लड़के को मैंने अपनी आंखों के सामने 2 कत्ल करते देखा है। वो सुकून से बोलती मोमिन मुराद का सुकून गलत कर गई। कत्ल? उसकी बेसख्त आंखें फैली थी। किस इत्मीनान से झूठ बोल गई थी वो? हैरत की बात है एएसपी साहिबा, आपके सामने कत्ल हुआ और आपने रोकने की कोशिश नहीं की। वो मुस्कुराते हुए अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा गया। मेरे रोकने से पहले गोली चला चुका था वो। उसको अपनी जानिब बढ़ते देखकर भी वो अपनी जगह पर डटी खड़ी रही थी। अदालत औरत की गवाही को आधी गवाही शुमार करती है। वो धीरे धीरे कदम उठाता अभी भी उसी की जानिब बढ़ रहा था। यहाँ पर मेरे अलावा कोई औरत नहीं है और ये सब मेरे साथ थे जब इस लड़के ने 2 कत्ल किए। इशारा अतराफ में खड़े हुए हैरत से एक दूसरे को दो बदू जवाब देते हुए उनको तकते पुलिस एहलकारों की जानिब था और वो बेचारे थूक निकल कर रह गए। कौन से कत्ल, कैसे कत्ल? लानत है पुलिस के महकमे पर एएसपी साहिबा। इतने लोगों की मौजूदगी में भी आप 2 लोगों को नहीं बचा पाए। अंदाज मजाक उड़ाता था और वो दोनों एक दूसरे को घूरने में मसरूफ मोमिन मुराद को सरासर दरगुजर कर चुके थे। इसका सांस खुश्क हो चुका था। कल तक थाना जिसका ससुराल था, आज उसे वही ससुराल जहर लग रही थी। तो मोमिन मुराद भी उन 80% लोगों में शामिल हो चुका था जिनको ससुराल पसंद नहीं होता। बहुत अच्छे। लानत बनती है कि जो महकमा अपने सामने मुंह से हैकर होने का एतराफ करते शख्स को न पकड़ पाया हो, उसको लानत ही देनी चाहिए। वो दोनों ही हार मानने को तैयार न थे। एक दूसरे की आंखों में देखते मुकाबिल खड़े 2 वजूद। आह, क्या मुकम्मल नजारा था। जैन आलम कमाल और नामल कमाल का साथ होना। फिर कैसा लग रहा है एएसपी साहिबा? वो एक कदम मजीद करीब हुआ। वो वहीं डटी खड़ी रही। नामल कमाल ने पीछे हटना सीखा ही कब था। उसने आईब्रो उचकाई, गोया पूछा हो क्या? चारों तरफ से लानत की जद में आना। इससे पहले कि वो कोई टका सा जवाब देती, नामल कमाल का फोन बज उठा था। डीएसपी की कॉल थी और उन दोनों को ही ये मुदाखलत बुरी लगी थी। वो एक घुरी उस पर डालकर फोन कान को लगा चुकी थी। एएसपी साहिबा, आपने किसकी इजाजत से रेड मारी है? सख्त, संजीदा, कड़क लहजा। किसी वजूद के अंदर आग भड़की थी
किसी के नामल कमाल से ऐसे मुखातिब होने पर वो उसको कुछ भी बोले, किसी और की क्या मजाल। थाने के दीवार पर लगे कायदे आजम के बड़े से पोर्ट्रेट ने जैन आलम कमाल को लब भीजते और उसके हाथों की रगों को उभरते हुए देखा था। वह नामल कमाल के करीब खड़े होने के बाद मुकाबिल की आवाज पर आसानी सुन सकता था। मैं इजाजत नहीं लिया करती, मुझे काम करके इतला देने की आदत है। बेनियाज था लेजा। अपनी आदतें घर बैठकर पूरी करें मोहतरमा, और मेरी बात गौर से सुने। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोलता शख्स शायद नहीं, यकीनन किसी दबाव का शिकार था। और वो किस चीज के दबाव का शिकार था, नामल कमाल बखूबी जानती थी। आज दोपहर 1 बजे से पहले पहले सेठ फारूकी अपने घर में होना चाहिए, और आप बजाते खुद जाकर उनको उनके घर छोड़कर आएंगी। और अगर वो जुमला मुकम्मल भी न कर पाए थे कि नामल कमाल उनकी बात काट गई थी। उनकी जबान से निकला गया हर लफ्ज उनको रिश्वतखोर बता रहा था। सेठ फारूकी जैसों की हिफाजत के लिए उनसे बटोरी गई दौलत का हिसाब देने का वक्त हुआ चाहता था। अगर मगर को छोड़ें डीएसपी साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप सजा सुनाएं। एक एक लफ्ज पर दबाव डालकर बोलती वो किसी रियासत की फातेह मालूम होती थी। बहुत बेहतर मोहतरमा, तो मैं आपको मुझे डिसओबे करने की बिना पर मुअत्तल करता हूँ। नामल कमाल ने बेनियाजी से मुकाबिल को आग ही तो लगाई थी। पानी का गिलास पास ही रखें डीएसपी साहब, कोई सदमा बर्दाश्त करने की उम्र नहीं है आपकी। वो सुकून से बोलती एक बार फिर मुकाबिल को आतिश की नजर कर गई थी। अब मेरी बात गौर से सुने डीएसपी साहब, मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि मैं इस खामोशी से बंदे उठवाती कि गुजरती हवा को भी मालूम न होता। और ऐसा न करने के पीछे 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मलका के आमद का शहर में ऐलान कर दिया जाता, और दूसरा ये कि आप जैसे रिश्वतखोर मेरा कुछ न बिगाड़ पाए। वो ठहर ठहर कर बोलती हवा के गुजरने की आवाज भी रोक चुकी थी। सोशल मीडिया से तो वाकफियत रखते होंगे आप। अब अगर आप मुझे मुअत्तिल करेंगे तो मैं करूंगी बस ये एक वीडियो अपलोड, जिसमें वाज़ेह होगा कि दौलत से वफा करते हुए आपने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मुअत्तिल कर दिया। और इस वीडियो के क्या संगीन नताइज निकलेंगे, क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है। वह सुकून से अपनी बात मुकम्मल करती मुकाबिल की खामोशी पर मुस्कुरा दी थी। और मैंने क्या कहा था कि जब नामल कमाल मुस्कुराए तो तुम्हें चाहिए कि तुम किसी के आने वाले खतरे की बू पहले ही सूंघ लो। और वो शख्स खामोशी से कॉल काट गया था। वो जानती थी ऐसा कुछ होने वाला है। अपनी सोचों में ही गुम थी कि जैन आलम कमाल के फोन बजने पर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। आ रहा हूँ कहकर फोन हाथ में घुमाते हुए वो उसी से मुखातिब था। छोटा भाई है मेरा, इशारा मोमिन की जानिब था। तमीज सिखाओ अपने भाई को जैन आलम, वरना अगली बार जब इसकी ससुराल से वापसी होगी तो चेहरा मुख्तलिफ हालत में मिलेगा तुम्हें। बोलकर सर झटकती वो एसएचओ को उसे छोड़ने का इशारा कर चुकी थी। एएसपी साहिबा प्लास्टिक सर्जन भी है, मुझे नहीं मालूम था। ग्रेट। साफ मजाक उड़ाता लहजा। कहो तो डेमो दूं। वो भी आगे नामल कमाल थी। मुझे मेरा चेहरा पसंद है। शान बेनियाजी थी, गोया नाक से मक्खी उड़ाई गई हो। जरूरी नहीं जो चीज तुम्हें पसंद हो वो बाकी लोगों को भी पसंद हो, इसलिए कोशिश करना कि अपनी शक्ल कम से कम दिखाओ मुझे। वो उसे तुम जा सकते हो वाली नजरों से देखकर जा चुकी थी। उसको एएसपी नामल कमाल लिखी हुई दीवार पर नस्ब तख्ती वाले ऑफिस में गायब होने तक देखता रहा था। वो मोमिन मुराद को साथ आने का इशारा करता जा चुका था। जब तुम चोर के निशानात ना ढूंढ पाओ तो समझ जाना कि चोरी करने वाला जहांगीर दिलावर है। वो फोन कान पर लगाए चलता जा रहा था। अंदाज उसलत से भरपूर था। होलिया से इलेक्ट्रीशियन मालूम होता था। एक बड़ा सा डिब्बा हाथ में लिए जिसके ऊपर बना हुआ निशान अंदर बिजली के सामान की मौजूदगी की निशानदेही कर रहा था। एक बड़े से महल नुमा घर के दरवाजे के सामने आकर मुस्कुराया। फोन कान से हटाते हुए हैंड फ्री से अटैच किए उनको कानों में डालकर दरवाजा बजाया। कौन? बावर्दी गार्ड बाहर निकला। इलेक्ट्रीशियन हूँ, कोई वायरिंग का मसला है शायद, मुलाजिम ने तो यही बताया था। अगर तुमने सारी जिंदगी उठने के बाद और सोने से पहले भी जहांगीर दिलावर का चेहरा देखा था और आवाज सुनी हो, तुम तब भी जहांगीर दिलावर को इस होलिया में नहीं पहचान सकते थे। यही रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो गार्ड उसको एक नजर सलता पैर देखकर जा चुका था और कुछ देर बाद सोफिया महल ने उसको अपनी जानिब बढ़ते देखा था। जी हाँ, वो मौजूद था सोफिया महल में। पता नहीं क्या लेने, क्या चुराने, किसके कहने पर कौन जाने। अल्लाह खैर। इस तरफ मुलाजिम उसको हाथ से इशारा करता लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। खामोशी से उसकी तकलीद में चल रहा था। ये एयर कंडीशनर की वायरिंग का कोई मसला है, तुम देख लो। वो उसको सोफिया महल के तीसरे मंजिल के एक कुशादा कमरे की तरफ लाता बोलकर वहीं उसके पास खड़ा हो गया। वो सोफिया महल था। उसके कोने कोने में ऐसे राज छुपे थे कि अकल दंग रह जाए। वहां भला किसी अजनबी को अकेले छोड़ने का खतरा मोल लिया जा सकता था। वो हुंकारा भरता बड़ी महारत से एयर कंडीशनर का कवर उतार चुका था। वो पी के पहने चेहरे पर मास्क लगाए सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत के बाद काले लॉन्ग कोट की
जेबों में हाथ डाले अतराफ में नजरें दौड़ाता स्टार होटल में दाखिल हो चुका था, पर बंधी सफेद पट्टी उसका हाथ जख्मी बता रही थी। एक कदरे कोने के टेबल का इंतखाब किया। वो यूं बैठा था कि कम ही लोग उसको देख पा रहे थे। अलबत्ता वो सब पर अपनी अक्काब से ज़हीन नजरें घुमाता, बार बार घड़ी पर भी नजर घुमा रहा था। वह वक्त कम हो उसके पास। इतने में उसे एक 17-18 साल का लड़का अपनी तरफ आता दिखाई दिया। आप यकीनन मेरे इंतजार में बैठे हैं यहाँ पर। वो घुंघराले लंबे बालों और ज़हीन आंखों वाला लड़का था, फाइक बख्तावर। वो मोहताज सा बैठा वजूद उस लड़के को देखकर दंग ही तो हुआ था। उसको लगा था कि वो अच्छी खासी उम्र का शख्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये पहला सदमा था जो एफपी ने उस शख्स को दिया था। अभी तो मजीद सदमे लगने थे उसको। मेरे साथ काम करना है तो बेहतर है कि आप जज करना छोड़ दें। वो सुकून से बोलता कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। बर्बाद करना है किसी को। वो सफाकी से बोलता पीछे कुर्सी से टेक लगा गया। वजह जान सकता हूँ। वही नरम सा पुरसुकून लहजा। एक और सदमा लगा था उस वजूद को उसके पुरसुकून लहजे से। वो अभी फैक बख्तावर को जानता नहीं था। वो तुम्हारा दर्द-ए-सर नहीं है लड़के, वो बेजारी से कहता हुआ वेटर को इशारा कर गया था। किसी की बर्बादी भी मेरा दर्द-ए-सर नहीं है। वो मुस्कुराकर बोलता कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। वो वजह बता चुका था और वो भी वापस मुड़ता एक नज़र उसे देखकर बैठ चुका था। किस नौयत की बर्बादी, मौत या बदनामी? वो सर हिलाकर बोलता संजीदा हो चुका था। उसकी मौत मेरी बर्बादी साबित होगी और बदनामी से उसे खौफ नहीं आता, कुछ और। वो सोच सोच कर बोलता गोया ताश के पत्तों को तरतीब दे रहा हो। आपसे किसने कहा उसको मारें या उसको बदनाम करें? वो कॉफी का कप उठाकर लबों से लगा गया था। दोनों मर्तबा उस पर काफी जोर दिया गया था। क्या कहना चाह रहे हो? वो वाकई ही चौंका था। कमजोरी हर इंसान की एक कमजोरी होती है, और वो कमजोरी इंसान को इस बेदर्दी से निकलती है कि नाम व निशान बाकी नहीं रहता। वो चीज केक की प्लेट अपनी जानिब खींच चुका था और आहिस्ता आहिस्ता पूरी तवज्जो से केक खाना शुरू हो चुका था। मसलन वो कहीं और ही गुम था, आसपास से बेपरवाह फाइक बख्तावर की बातों को सोचता हुआ। मोहब्बत मोहब्बत वो वाहिद शय है जो इंसान की कमजोरी भी होती है और ताकत भी। ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। वो अपने केक का पीस खा चुका था। नजरें अब मुकाबिल अनछुए पड़े हुए चीज केक की प्लेट पर थी, और वो नामहसूस अंदाज में उसको भी अपनी जानिब खिसका चुका था। और अगर बिलफर्ज हम मुकाबिल की कमजोरी से वाकिफ हों तो फिर क्या किया जाए? वो बोलता हुआ ग्लास बॉल से बाहर नजरें जमाए हुए देख रहा था। मैंने कहा ना, मौत या बदनामी। कॉफी के कप से आखिरी घूंट भरते हुए कप टेबल पर रखा। बदनामी। वो अब की बार गहरा मुस्कुराया था। एफपी ने एक गहरी नजर उस पर डाली, गोया पूछा था कौन, और उसकी आंखों के सवाल को पढ़े वो लॉन्ग कोट की जेब में हाथ डालते एक खाकी रंग का लिफाफा निकालकर टेबल पर उसकी जानिब खिसका चुका था। वो खामोशी से लिफाफा खोलता 2 उंगलियों से अंदर मौजूद तस्वीर निकाल चुका था। फिर एक नज़र तस्वीर पर डाली और दूसरी उस पर। काम हो जाएगा। वो लिफाफा वापस टेबल पर रखे पीछे को टेक लगा गया था। कितना वक्त? वो पुरसुकून हो चुका था। जितनी आप रकम अदा करेंगे। वो बेनियाजी से शाने उचकाता हुआ बोला। नेम योर प्राइस। वो उसकी आंखों में देखता बोल रहा था। यू शुड बी आस्किंग नेम माई प्राइस। तुम्हें पूछना चाहिए मेरी कीमत बताओ। उसे शायद उसका सवाल पसंद नहीं आया था। वो तो उस छोटे लड़के को देख कर रह गया था। वो सिवाय अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और जिसामत की किसी भी तौर पर 17-18 साल का नौजवान नहीं लगता था। हाउ मच? वो संजीदगी से बोलता अब आगे को झुका था। 5 लाख एडवांस। वो भी उसकी जानिब झुककर बोलता, उसकी आंखों में देख रहा था। ओके, काम होते ही मिल जाएंगे। वो उसको बोलकर उठकर जाने वाला था कि उसकी आवाज़ ने कदम जकड़े। मैंने कहा एडवांस 5 लाख। फिर उसको आपने शायद सुना नहीं वाली नज़रों से देखा, और अंदाज ऐसा था कि इनकार की सूरत में आप कौन और मैं कौन। मिल जाएंगे लड़के। वो गहरे सांस भरकर बोलता आगे बढ़ता। उसकी आवाज़ फिर उसके कदम जकड़ चुकी थी। फाइक बख्तावर कहते हैं सब मुझे, लेकिन आप मुझे एफपी कहेंगे। वो उसकी आंखों में देखता खड़ा हो चुका था। कद में उसके कंधों तक ही पहुंच रहा था, लेकिन अगर तख्त का फैसला कद और जिसामत देखकर होता तो क्या शेर जंगल का बादशाह होता? ओके एफपी। वो दांत पीसकर बोलता अभी आगे बढ़ता। फिर उसकी आवाज़ गूंजी। बिल पे करते जाइएगा। वो एक शान से कहता वो खाकी लिफाफा उठाता हुआ उससे पहले जा चुका था। वो बस सर झटक कर वेटर को इशारा कर गया था, और बिल पे करते ही इशार होटल के लॉन्ज में खाली पड़ी हुई कुर्सियों ने
उस पर इसरार से वजूद को बाहर निकलते देखा। पानी मिलेगा? वो काम एकदम छोड़े यूं बोला कि न जाने कितनी ही प्यास लगी हो। रुको मंगवाता हूँ। वो उसको बोलकर थोड़ी दूर जाते, ऊपर से ही इंटरकॉम को कान से लगाए। इससे पहले कुछ कहता, कोई बड़ी महारत से उसके गर्दन के मखसूस रग दबाए उसको बेहोश कर चुका था। फिर जेब से एक खाकी रंग का लिफाफा निकाले, उसमें मौजूद मोहर को देखा, एक सुनहरी मोहर। उसको बताया गया था कि ये मोहर उसको सोफिया महल के तीसरे मंजिल के स्टडी में मिलेगी। उसने चारों अतराफ अपनी नजर घुमाई थी। वक्त कम था और उसे जल्दी सब समेटना था। वो तेज रवि से चलता हुआ एक के बाद एक कमरा देखता जा रहा था। उसने इस काम के लिए दिन के वक्त का इंतखाब किया था, क्योंकि सोफिया महल का कोई भी मकीन इस वक्त महल में नहीं होता था। और उसे बिल आखिर दीवार गिर किताबों से भरी हुई अलमारियां दिखी थी। वो सोफिया महल के तीसरे मंजिल की स्टडी थी। सोफिया महल की तरह ही पुरतेश, आंखों को ठटका देने वाली, लेकिन जहांगीर दिलावर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वह बगैर उसकी चकाचौंध से मुतासिर हुए तेज रवैये से दाखिल होते हुए एक गहरी नजर पूरे स्टडी पर डाली। दीवार गिर अलमारियों पर ऊपर से नीचे तक, काउचेस से लेकर उनके बीच पड़े हुए गोल टेबल तक, लाजवाब कर देने वाली पेंटिंग्स पर। और यहाँ आकर वो मुस्कुराया था। एक सुर्ख खून की मानिंद रंग से रंगी हुई पेंटिंग और उस पर बना सुनहरी पत्ते का निशान। उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उसे भारी लॉन्ग बूट्स की कदमों की चाप सुनाई दी, लेकिन वो पुरसकून रहा। अभी तक सब क्लियर है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। आवाज से वो वजूद सिन्फ नाजुक मालूम होता था, लेकिन हरकतें तो यकीनन सिन्फ नाजुक वाली नहीं थी। वह ऐश मिकाइल थी, सोफिया महल की मुलाजमीन की मखसूस वर्दी में मलबूस, दुबला पतला, उसके मुताबिक मॉडल फिगर लिए। एक होती है खुद पसंदी और फिर आता है सेल्फ ऑब्सेशन। ऐश मिकाइल सेल्फ ऑब्सेस्ड थी। वो उसकी बात को बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से उस पेंटिंग की जानी बढ़ गया। अपनी नजर अंदाजी ऐश मिकाइल को बुरी तरह खली थी। उसने हाथ बढ़ाकर पेंटिंग उतारी और उलट पुलट कर देखी। यहाँ पर लातादाद पेंटिंग्स हैं और तुम्हें इल्हाम हुआ है कि मोहर यहाँ होगी। और उसको अपने नजर अंदाज होने का बदला लेने का मौका जल्द ही मिल गया था। आया बड़ा चोर। फिर मोहे मुंह में बड़बड़ाई, अगर तुम्हारे पास भी अकल नामी शय होती तो तुम्हें भी इल्हाम हो जाता कि मोहर यहीं मिलेगी। वो किसी नोकीली चीज की तलाश में नजरें घुमाता हुआ एक तेज नोक वाले पेन की तरफ बढ़ा था। उसकी हाजिर जवाबी पर वो सर पांव सुलगी थी। अच्छा, कहाँ है मोर? मुझे तो नजर नहीं आ रही। आईब्रो उसकाकर उसको पेंटिंग की पुष्ट पर पेन की नोक उड़साकर जोर लगाते देखकर कहा, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी नजरों का इलाज करवाओ ऐश मिकाइल। और बिलाखिर वो पेंटिंग को पुष्ट से खोलने में कामयाब रहा था और उसके खुलते ही मोहर उसके पैरों में आकर गिरी थी। मोहर उठाकर उसकी आंखों के सामने लहराई। उसका मुंह खुला था। वो इतनी बड़ी स्टडी में मिनटों के हिसाब से वो छोटी सी एक उंगली जितनी लंबी और सामने से चोरी मोहर को ढूंढ चुका था। अभी वो अपनी हैरत, या फिर यूं कहा जाए कि सरताइश छुपाती। उसको कोई जवाब देती, किसी की तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। आज उनके केस की हेयरिंग थी और वो जरूरी फाइल अपनी स्टडी में भूल गए थे। उनके पास वक्त कम था, उनको जल्द अज जल्द अदालत पहुंचना था। वो तेजी से स्टडी में दाखिल होते लकड़ी के टेबल और उसके पीछे पड़ी हुई रॉकिंग चेयर की तरफ बढ़े। दराज खोला तो उनको ऊपर ही काले कवर वाली फाइल मिल गई थी। थोड़े से कदम आगे बढ़े, फिर रुक गए। फाइल खोलकर देखी तो उनके दस्तखत वाला खाना खाली था। वो वापस टेबल की तरफ आए तो उनका मखसूस पेन गायब था। कितनी मर्तबा कहा है नूरा को कि मेरी चीजें ना छेड़ा करे। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए नूरा से वापसी पर पूछने का इरादा करते वक्त की उसलत की वजह से जा चुके थे। वो कामरान आलम थे, वकला वाले लिबास में मलबूस, रोबदार शख्सियत के मालिक कामरान आलम। और दीवार पर बिल्कुल पहले वाली हालत में नस्ब खून जैसा रंग और उस पर बने हुए सुनहरी पत्ते की दराज कद अलमारियों के पीछे एक मुलाजमा और एक इलेक्ट्रीशियन को छुपे देखा। जल्दी निकलो तुम, और 1-2 घंटे बाद नॉर्मल अंदाज में सोफिया महल से बाहर निकल आना। मैं तुम्हें थोड़ी दूर मिलूंगा। वो उसको सरगोशीनुमा अंदाज में कहता हुआ मोहर संभालते मोहताज सा स्टडी से निकल चुका था। वो उसके पीछे ही निकली थी। अंदर स्टडी में जहांगीर दिलावर को जिस करने की कोशिश करती ऐश मिकाइल से यकसर मुख्तलिफ, सोफिया महल के एक मामूली सी मेड। और जहांगीर दिलावर की आंखों ने उसको लिफ्ट की जानी बढ़ते देखा। ओ भाई भाई उठो, क्या हुआ तुम्हें? वो जोर जोर से बावर्दी गार्ड का चेहरा थपथपाता अपने चेहरे के तासुरात परेशान कुन बना चुका था। वो बावर्दी गार्ड आहिस्ता आहिस्ता अपने होश में लौटा था। पहले नासमझी से उसका चेहरा देखा, फिर सब याद आने पर एकदम उठ खड़ा हुआ। क्या किया है तुमने मुझे? वो उस बज़ाहिर इलेक्ट्रीशियन नजर आते हुए शख्स पर गुर्राया था। ओ भाई मैंने क्या किया है? तुम्हें पानी का बोला था, तुम इतनी देर से वापस नहीं आए।
तुम्हें देखने निकला तो तुम यहाँ मुझे बेहोश पड़े मिले। मसनूई हैरत का शिकार होता उसको जवाब दे गया था। अदाकारी अपने उरूज पर थी। हाँ, शायद भूख से चक्कर आ गए होंगे, उसने जैसे खुद को समझाया हो। फिर उसकी तरफ मुड़ा। तुमने काम कर दिया? सवालिया अंदाज अपनाया। हाँ भाई, कर दिया। अब मेरा मुआवजा दो तो मैं जाऊं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मदद करो, ऊपर से गलती भी अपनी। शुरू का जुमला ऊंची आवाज में बोले, आखिर में बड़बड़ाया, लेकिन बड़बड़ाहट की आवाज इतनी ऊंची तो थी कि गार्ड सुन पाता। ये लो। एक नजर उसे घूर कर देखता हुआ वो 500 के 3 नोट उसके जाने बढ़ा चुका था। वो भी मुंह बनाता हुआ पैसे झपटने के अंदाज में लेता अपना डब्बा संभाल कर वहां से जा चुका था। और गार्ड पहले फ्लोर पर बने हुए सिक्योरिटी रूम की जानी बढ़ने के लिए लिफ्ट में दाखिल हो गया था। उसको उस इलेक्ट्रीशियन की बात पर यकीन नहीं आया था, तो वो एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था। कुछ वक्त बाद वो पुरसुकून सा सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलता दिखाई दिया था। सब ठीक था। जब वो पानी मंगवाने के घर से इंटरकॉम की जाने बढ़ा था, तब उसको चक्कर आए और वो बेहोश हो गया। कुछ वक्त बाद वो इलेक्ट्रीशियन आया और उसको गिरे हुए देखकर हवास पाकता सा उसकी तरफ बढ़ा था। बस इतना आसान था सोफिया महल की सख्त सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाना। कुछ वक्त के लिए बिजली गई थी और इससे पहले कि जनरेटर ऑन होता, ऐश मिकाइल लम्हों के हिसाब से फुटेज चेंज कर चुकी थी। एक जाली फुटेज। अल्लाह ताला ने मर्द को अफजल बनाया है, मजबूत बनाया है, इसलिए नहीं कि वह औरत पर हुकूमत करे, बल्कि इसलिए कि वह औरत की हिफाजत कर सके। दोपहर के 3 बजे आगा खान यूनिवर्सिटी के वसी ऑडिटोरियम के स्टेज पर पोडियम के पीछे खड़े हुए रुक रुक कर बोलते शाहिद कमाल स्टूडेंट्स पर सख्ता तारी कर गए थे। सूरे अल बकरा आयत नंबर 228 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और औरतों का भी हक है जैसा कि मर्दों का उन पर हक है, दस्तूर के मुआफिक, और मर्दों को औरतों पर फजीलत है। वो पुरनूर चेहरा लिया अल्लाह ताला के अहकामात बताते बड़ी महवियत के साथ उनको सुनते तुलबा को देख कर नरमी से मुस्कुरा दिया। लेकिन ये दर्जा महज घर का इंतजाम एक ज़्यादा बाहिम्मत, हौसलामंद और कौवी शख्सियत के सपोर्ट करने के लिए है, औरतों पर जुल्म रवा रखने के लिए नहीं। इस्लाम ने मर्दों को औरतों पर हुकूमत का इख्तियार देने की बजाय उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सुपुर्द की और तलकीद की कि बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। और अल्लाह ताला का फरमान है कि, तर्जुमा, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं कि औरत तो हर रिश्ते में मुकद्दस है, ख्वाह वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो या बेटी। अपने ऑफिस में बैठे उनको सुनती हुई नामल कमाल की आंखों में यासियत उतरी थी। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मर्द को मुहाफिज बनाया गया है, हाकिम नहीं। और मुहाफिज और हाकिम होने में बहुत फर्क है, और हमारे मुआशरे के ज़्यादातर मर्दों को इस बात की समझने की अशद ज़रूरत है। शाहिद कमाल एक मारूफ इस्लामिक स्पीकर थे। उम्र के इस हिस्से में आकर भी उन्होंने मेहनत नहीं तरकी थी। इस वक्त भी उनको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। वो नरमी से और भी काफ़ी कुछ कह रहे थे, शायद कोई हदीस बयान कर रहे थे या किसी कुरानी आयत का तर्जुमा, लेकिन वो सुन कह रही थी और बस गायब दिमागी से स्क्रीन पर नजर आता उनका पुरशफीक कुछ कुछ रौबदार सा चेहरा देख रही थी। सोचों में कहीं और पहुंची हुई, किसी और जमाने में, किसी और मंजर का हिस्सा बनी हुई, वो एएसपी नामल कमाल से यकसर मुख्तलिफ लग रही थी। एक छोटे से पूरे गुलाबी रंग से बने हुए कमरे में बैठी एक भूरी आंखों वाली 5 साल बच्ची आंखों में तैरता हुआ पानी लिए अपने ड्राइंग बुक पर झुकी हुई थी, खामोशी से कुछ बनाती हुई। और कुछ वक्त बाद उसने सर उठाया तो मालूम हुआ कि वो एक छोटी सी बच्ची और उसके दाएं बाएं खड़े मर्द और औरत की तस्वीर बनाने में महू थी। तस्वीर देखकर साफ मालूम होता था कि किसी बच्चे की तकलीफ है, लेकिन किसी के देखने वाली आंख हो तो वो जाने कि उस एक तस्वीर में बहुत कुछ था। शायद हसरतें, अधूरी ख्वाहिशें या टूटे ख्वाब। देखने में वो बच्ची ब्रोकन फैमिली का हिस्सा लगती थी। खाना खा लो। एक मोटी सी 35-40 साल उम्र की औरत हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई और उसके आगे खाने की ट्रे पटकने के से अंदाज में रखे जा चुकी थी, गोया उसका फर्ज बस खाना देने तक था, ख्वाह कोई खाए या ना खाए। आंखों को बेदर्दी से साफ किया वो भी खाने की ट्रे अपनी जानिब खिसका चुकी थी, जैसे अपनी आंखों से ख्वाहिशात का अंबार, ख्वाबों की किरचियां और हसरतें भी पहुंच चुकी हो। लेकिन थी तो एक बच्ची ही, और आंसुओं ने आज तक भला किसकी सुनी है। लेकिन वो अपनी बहती आंखों से बेनियाज वो बदमजा सा खाना खाएगी। वो अपने आंसुओं को खत्म कर देना चाहती थी, आखिरी हद तक बहा देना चाहती थी कि उसके बाद वो मजबूत बन जाए, इतनी मजबूत कि उसे किसी के होने या ना होने से फर्क न पड़ता हो। आह, इस 5 साल बच्ची की ये सोच पढ़कर
और इसकी उम्र से पहले बड़े हो जाने पर उसके कमरे की हर शय तड़प कर रह गई थी। वो अभी इन्हीं सोचों में गलता थी कि फोन की बीप ने उसकी सोचों में खलल डाला। स्क्रीन पर मुंतकिम मिजाज हैकर नाम उभरा। आप ठीक हैं? आह, वो शख्स मीलों दूरी से भी जान गया था वो उदास है। 3 लफ्जी सवाल पर मुश्तमिल मैसेज देखकर वो सटल हुई थी। एक बार दिल किया कि बच्चों की तरह उसकी आस्तीन थाम कर उसको अपनी सारी हसरतें, सारी ख्वाहिशें बता दे, जैसे कभी बताया करती थी। लेकिन फिर जहन में जहर खुन ख्याल कुंदा। वो भी वैसा ही है सब जैसा, अपनी आदत डालकर अकेला छोड़ जाने वाला, तनहा कर देने वाला, सबकी तरह ही जालिम। वो वापस सफाक मलका वाले खोल में जा चुकी थी। कौन सी उदासी, कौन सी तन्हाई। वो दोबारा जज्बात से बहुत दूर रहने वाली सर्द एएसपी नामल कमाल बन चुकी थी। छोटा सा मैसेज भेजकर वो अपनी आरामदेह कुर्सी छोड़कर उठ चुकी थी। अपनी आस्तीनें चढ़ाती बाहर की जानी बढ़ गई। पीछे शाहिद कमाल का नर्म और पुरशफीक चेहरा और उनके हिलते हुए लब बता रहे थे कि वो अब भी नौजवान नस्ल को असला की राह पर लाने की कोशिशों में सरगर्दा थे। मुझे मारा है उन्होंने। उसकी एक घुरी पर मोमिन मुराद का उस उन्होंने में बदला था। वो उसका मुंह फुलाकर शिकायत लगाता हुआ बिल्कुल उस बच्चे की मानी लग रहा था जो घर आकर टीचर के डांटने की शिकायत बढ़ा चढ़ाकर माँ को करता है। अच्छा क्या है, वो बेनियाजी से बोलता गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ काटने की गर्ज से घुमाते बोल रहा था। वो अभी मजीद कोई गौहर अफशानी करता। उनकी गाड़ी झटके से रुकी थी। वो खासी सुनसान सड़क थी। उन्होंने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर गाड़ी के डैशबोर्ड से 2 गन्स निकाले मोहताज से गाड़ी का दरवाज़ा खोले बाहर निकले थे। गाड़ी का बंद हो जाना आम बात थी, लेकिन जैन कमल की गाड़ी का बंद हो जाना आम बात नहीं थी। उसके 2 वजूहात थी और उनका पता तुम्हें जल्द लगने वाला है। वो मोहताज सा अतराफ में निगाहें दौड़ा रहा था कि उनकी गाड़ी की बोनट पर पत्थर आकर लगा। मोमिन एकदम ही उछला था। तुम्हें चैन नहीं है? वो जो हालात का जायजा लेने में मसरूफ था, उसके अचानक उछलने पर दांत कचकचा कर बोला था, मेरी सुनो मियाँ, तुम होंगे टार्जन की औलाद। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं। बच्चे छोड़ो, अभी तो मेरी बीवी ही लापता है। वो पहले लड़का औरतों की तरह कमर पर हाथ रखे और फिर एक नई टेंशन सर पर सवार हो जाने के बाद परेशानी के आलम में बोलता जैन कमाल को अच्छा खासा चिढ़ा चुका था। अपने मुंह की खिड़की थोड़ी देर के लिए बंद रखो मोमिन मुराद। वो हल्की आवाज में गुर्राया था। हैं? मुंह की खिड़की? मुंह की खिड़की भी होती है? कितने पट होते हैं इसके? अल्लाह अल्लाह, कौन न मर मिटे इस मासूमियत पर। वो उस पर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वाली नजर डालकर गाड़ी के पीछे से निकला था। मोहताज सा इधर उधर देखता गाड़ी के बोनट की जानी बढ़ा। नीचे गिरा पत्थर उठाया, उलट पुलट कर देखा तो उस पर खरोच कर एक लफ्ज लिखा गया था, सुनहरी मोती। इस पर लिखा लफ्ज जैन आलम कमाल ने ज़ेरे लब दोहराया। मोमिन जो उसके पीछे ही निकला था, उसके हाथ में मौजूद पत्थर पर लिखा हुआ लफ्ज पढ़ चुका था। मैं जानता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। वो गर्दन अकड़ाकर बोलता जैन कमाल को चौंका गया था। उसने तेजी से उसकी जानिब गर्दन घुमाई, गोया पूछता हो, क्या मतलब है इसका? अल्लाह ताला को मेरा कोई अमल इतना पसंद आ गया है कि वो हमें किसी कीमती मोती को पालने का रास्ता दिखा रहे हैं, जिस पर चलकर मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। तमाम लोग मेरे गुलाम होंगे। मेरी 3 नहीं 4 बीवियां होंगी और 6 नहीं 7 बच्चे। मोमिन मुराद, वो जो किसी ख्वाब की कैफियत में बोलता खुद को असल में अरबपति तस्वुर कर रहा था। जैन कमाल की ऊंची आवाज में गुर्राने पर उसका नन्हा सा दिल उछलकर हलक में आया था। क्या हुआ? तुम गुर्रा क्यों रहे हो? वो हैरत में डूबा पूछ रहा था। जैन कमाल ने बेसाख्ता आंखें मीची थी। वो हवालात में ही ठीक था, कम अज कम वो तो पुरसकून रहता। मोमिन मेरे भाई, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आ रहा हूँ। वो उसे पुचकारता हुआ मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते होठों को जितना हो सकता था फैला चुका था। आपका हुक्म आंखों पर सरताज। वो शर्माने के लिए नाकाम कोशिश किया, हाथ की उंगलियां मुंह में डालते जाने के लिए मुड़ी। मेरा मतलब है कि मुड़ा ही था कि अचानक पलटा। वादा करे सरताज, आप खजाने की तलाश में अकेले नहीं जाएंगे, मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। वो मासूमियत से बोलता जैन कमाल को इस हद तक जिद कर चुका था कि उसका दिल कर रहा था कि या तो अपना सर इस पत्थर पर दे मारे या वो फिर मोमिन मुराद के सर पर दे मारे। आह, कौन सा लम्हा था वो जब मैंने इस अजीब सी शय को हवालात से वापस लाने का सोचा। लानत हो उस लम्हे पर। वो बड़बड़ाता हुआ उससे वादा कर गया था। वादा? वो दांत पीस कर बोलता हुआ उसको गाड़ी की तरफ इशारा कर गया था। अंदाज चला जा मेरा बाप वाला था। पिंकी प्रॉमिस? अल्लाह अल्लाह, काश तुम जैन कमाल का सबसे सुर्ख होता हुआ चेहरा देख पाते। आप बोले जल्लाद साहिबा ने मुझे मारकर अच्छा किया था।
आह, तो सारा मसला इसके थोड़ी देर पहले बोले गए जुमले का था। नहीं, मैं नाराज हूँ उससे कि उसने तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं बिगाड़ दिया और ये पटर पटर चलती जुबान क्यों नहीं खींचती। वो अपनी आवाज को पर इसरार बनाता हुआ उसकी जानी बढ़ा था कि जो काम जल्लाद साहिबा ने अधूरा छोड़ दिया था अब वो करने का इरादा रखता था। इससे पहले कि वो उसके कंधे पर हाथ रखता, वो दुबक कर पीछे हुआ था और 100 की स्पीड के साथ गाड़ी में जाकर बैठा था। ओह नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो सर झटक कर पुरसोच नजरों से सुरमई पत्थर को देख रहा था। सलाम एएसपी साहिबा। सेठ फारूक की तफ्तीशी कमरे में लकड़ी के टेबल के पीछे टांग पर टांग रखे हुए बैठा, हाथों से सलाम करता शौक मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। आह, सेठ फारूकी के बिल्कुल पीछे खड़ा जूनियर ऑफिसर यकीन से कह सकता था कि उसकी ये मुस्कुराहट ठीक 5 मिनट में सिमटने वाली है। इट्स शो टाइम, वो जेरेले बड़बड़ाया। कैसे हो सेठ? वो फॉर्मल ड्रेस शर्ट के बाजू कोने तक मोड़े संजीदगी से बोलती कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गई थी। आपको देख लिया ठीक हो गए एएसपी साहिबा। अच्छा खासा फ्लर्ट करना सा अंदाज था, अभी मजीद ठीक होंगे। वो सर झटक कर कहती जूनियर ऑफिसर को इशारा किए पानी का ग्लास उठाई लेबों से लगा गई थी। कौन हो तुम, कहाँ से ताल्लुक है, किसके कहने पर ये काम करते हो और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो सब सच सच बता दो। जूनियर ऑफिसर एक सांस में कितने ही सवाल पूछ गया था। मैं अपनी खैरियत नहीं चाहता, और वैसे भी जिसने एएसपी साहिबा का डेड था। एक ऊंची आवाज के साथ साथ सेठ फारूकी की चीख भी बुलंद हुई थी। गोली बिल्कुल कान के पास से गुजरी थी, इतनी पास से कि गोली की गर्म तासीर सेठ के कान की लोर को जला गई थी। मुस्कुराहट ही एकदम सिमटी थी। अपना मफरूजा सच होते हुए देखकर जूनियर ऑफिसर ने सर झटका था। अलबत्ता एसएचओ ने बेजारी से उसकी चीख सुनी थी। ध्यान से सेठ, अगली बार गोली का शिकार तुम्हारा सर होगा। वो पुरसुकून सी बोलती लकड़ी के टेबल पर अपनी गन रखी गई थी। मैं डरता नहीं हूँ तुमसे, क्योंकि तुम मुझे कभी मार नहीं सकोगी। मैं जानता हूँ मेरी मदद के बगैर कभी मेरा साथियों तक नहीं पहुँच पाओगी। गुर्राने की भरपूर कोशिश की गई, अलबत्ता हकलाहट ने उसका डर साफ वाजे किया था। उसने एक बार पहले भी एएसपी नामल कमाल को हल्के में लिया था और उसका ही खामियाजा भुगत रहा था। वो फिर वही गलती दोहरा रहा था। मैं जानती थी तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन इतने बड़े गधे हो ये मुझे मालूम नहीं था। वो टेबल पर दोनों हाथ रखे हुए आगे को झुके बोल रही थी। तुम्हें क्यों लगा कि मैं एएसपी नामल कमाल तुम्हें मार नहीं सकती? वो अब आराम से बोलती कुर्सी पर कमर लगा चुकी थी। क्योंकि था 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 अभी उसका जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि एएसपी नामल कमाल की गन से निकलने वाली तीनों गोलियां उसके माथे के आर पार हुई थी। आंखें खुली की खुली ही साकित हो गई थी, माथे से खून का फव्वारा छूटा था। मैंने कहा भी था ध्यान से। जूनियर ऑफिसर और एसएचओ को सकते में डाले वो सर हिलाते हुए तासुब से बोली थी, जिसे पता नहीं सेठ की मौत का कितना ही दुख हुआ हो। और जूनियर ऑफिसर ने उसे मारना नहीं था वाली नजरों से देखा था। मैम, वो डीएसपी सर, कुछ खौफ कुछ हैरानगी और कुछ परेशानी की कैफियत में बोलते उसने जुमला अधूरा छोड़ा। वो जानते थे कि सेठ को छोड़ने पर डीएसपी साहब दबाव डाल रहे थे। वो तो बस कुछ वक्त के लिए जल्लाद साहिबा की धमकी के जेर असर खामोश थे। जल्द ही वो खामोशी का पर्दा चाक करने वाले थे, और ये बात वो जानती थी। अगर वो सेठ को कानून के रहमो करम पर छोड़ती तो आज नहीं तो कल सेठ छूट जाता। इसलिए वो पहले ही उसका काम तमाम कर चुकी थी बगैर नताइज की परवाह किए। और अगर एएसपी नामल कमाल नताइज की परवाह करती तो उसे जल्लाद साहिबा कौन कहता? पुलिस एहलकार की नजरों से बचकर सेठ फारूकी ने भागने की कोशिश की और उसको रोकने की कोशिश में वो बेनाम गोलियों का शिकार हो गया। एनी क्वेश्चन? वो ठहर ठहर कर बोलती उन दोनों की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में आईब्रो उचका गई थी। नो मैम, वो एक आवाज बोले। सेठ कैसे मरा? वो अपने शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए आराम से पूछ रही थी। मैम, भागने की कोशिश में नाकाम होता पुलिस एहलकार की गोली की जद में आ गया। जूनियर ऑफिसर ने भी उसी आराम से जवाब दिया। दुख हुआ सुनकर, मरहूम के कफन दफन का इंतजाम करो। भागने की कोशिश ना करता तो कुछ और दिन जी लेता। तुम उसकी दुख भरी आवाज सुनते तो जान पाते कि वो अच्छी अदाकार थी। यस मैम, सेचो मरियल सी आवाज में कहता उसको देख कर रह गया था। अभी और कौन कौन से रूप देखने बाकी थे जल्लाद साहिबा के? वो कहकर तफ्तीशी कमरे से जा चुकी थी। वो दोनों सोफिया महल से कुछ दूर काले शीशों वाली काली गाड़ी में मौजूद थे। अब क्या करना है? ये ऐश मिकाइल की आवाज थी, थकी थकी सी।
वो अभी भी मुलाजमा की वर्दी में मलबूस थी, आंखें मूंदे हुए, सीट की पुश से टेक लगाए हुए। मैंने इतने बर्तन अपनी जिंदगी में नहीं धोए जितने एक दिन में धोए। वो थकावट से चूर आवाज में बोलती तकरीबन रोने वाली हो चुकी थी। उसकी शक्ल बता रही थी कि उसको सोफिया महल जाना भारी पड़ा था। कुछ देर तक उसकी आवाज न सुनते उसने पट से आंखें खोली। वो हैंड फ्री कानों में लगाए सॉरी एस मिकाइल के मुताबिक ठूसे आंखें बंद किए किसी और ही जहां में गुम था। उन्हें यही ठहरना का बोला गया था। क्या तकलीफ है तुम्हें? वो बिला वजह ही उस पर चढ़ दौड़ी थी, हालांकि अपना नजरअंदाज होना उसी को ही पसंद नहीं आया था। तुम चैन से नहीं बैठ सकती? वो कानों से हैंड फ्री उतार दे उसे घूरने में मसरूफ हो चुका था। कब तक बैठना है यहाँ? वो अब की बार खासे तहम्मुल से बोली थी। तुम्हारा स्वयं तक। वो पुरसुकून सा बोलता हुआ हैंड फ्री दोबारा कानों में लगाए आंखें मूंद चुका था। क्या बदतमीजी है ये? जहांगीर दिलावर की ऊंची आवाज गाड़ी के साउंड प्रूफ होने के बाद दरवाजे से टकराकर वापस आई थी, क्योंकि उसने अभी आंखें बंद ही की थी कि किसी ने बहुत जोर से उसके कानों से हैंड फ्री खींची थी। बदतमीजी? अगर ये बदतमीजी है तो तुम भी कोई इखलाकियात की देवी नहीं हो। अच्छा। वो चटक कर बोलती सीट पर आल्टी पाल्टी मारकर बैठ गई। मैं हो भी नहीं सकता इखलाकियात की देवी। देवी पर अच्छा खासा जोर दिया गया था, क्योंकि मैं मर्द हूँ। वो दांत पीसते हुए बोलता अपना जुमला मुकम्मल कर गया था। कौन जाने? वो शाने बेनियाजी से कहते हुए आंखें घुमा कर रह गई थी। तुम्हारे अब्बा की गाड़ी नहीं है ये जिस पर इस इत्मीनान से बैठी हो। पाँव नीचे करो पागल औरत। वो उसकी बात बमुश्किल हजम करता हुआ दुष्टगी से बोला। ये औरत किसको बोला तुमने? वो चीखी तो उठी थी। अगर तुम मौत की तमन्नाई हो और खुदकुशी को हराम जानते वो करना नहीं चाहते, तो तुम ऐश मिकाइल की फिगर में कोई नुक्स निकाल कर बिना हराम को मुंह लगाए ऊपर का टिकट कटवा सकते हो। मुफ्त मशवरे के लिए शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। और शायद तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें पागल भी बोला है। वो भी दूबदू जवाब देता हुआ ऐश मिकाइल का मेल वर्जन ही लग रहा था। तुम होंगे पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल, तुम्हारे बच्चे पागल, इनफैक्ट तुम्हारी बीवी भी पागल। उसने कैसे खुद को जहांगीर दिलावर का पुरकशिश चेहरा नोचने से रोका था ये वही जानती थी। और आगे से जहांगीर दिलावर ने उसे हु केयर्स वाली नजरों से देखा था। वो नाराजगी से मुंह मोड़े काले शेड्स वाली खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ हो चुकी थी, जैसे मुकाबिल को कितनी ही परवाह हो उसकी नाराजगी की। अभी वो एक दूसरे का बाइकआउट करने का सोचने में ही मसरूफ थे कि किसी ने आकर ड्राइविंग साइड का शीशा बड़ी जोर से खटखटाया। कोई ट्रैप या खतरा भी हो सकता है बेवकूफ आदमी। इससे पहले कि वो शीशा नीचे करता ऐश मिकाइल की आवाज गूंजी। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और नए खतरे की जरूरत है ऐश मिकाइल। वो दांत पीसकर बोलता हुआ दोबारा शीशे की तरफ मतवज्जा हो चुका था। यूं कहो कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई खतरा छूकर भी नहीं गुजर सकता। आह, सेल्फ ऑब्सेस्ड ऐश मिकाइल। वही तो, जितनी खौफनाक तुम्हारी शक्ल है, खतरा खुद पना मांगेगा। वो बेनियाजी से कहता हुआ शीशा मुकम्मल नीचे कर चुका था। तुम नकली चोर, हम बाद में लड़ेंगे मेरी माँ। वो उसके आगे तकरीबन हाथ ही जोड़ चुका था, क्योंकि उसके बगैर ऐश मिकाइल ने मानना नहीं था। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही बता देते, मैं तुम्हें पैसे दे देती। अगरचे आज जुमरात नहीं है, लेकिन तुम भी क्या याद रखोगे कि किस सखी से पाला पड़ा था। वो जेब से 100 के 3-4 नोट निकालकर उसकी जाने बढ़ा गई थी। खामोशी से उसकी पटर पटर बर्दाश्त करते यहाँ पर आकर जहांगीर दिलावर की बस हो गई थी। ऐसा करना, इन पैसों से अपने दिमाग का सदका दे देना, क्या पता दिमाग पर लगा हुआ गिरन उतर जाए। वो दोनों आसपास से बेनियाज एक दूसरे का मुंह नोच लेने को दर पे थे। नहीं उतरेगा, उतरना होता तो तुम्हारा अब तक उतर चुका होता जहांगीर दिलावर। खुली खिड़की से कुछ जोरदार गिरने की आवाज पर वो जो एक दूसरे को घूरने में मसरूफ थे चौंके। यहीं बैठो तुम। उसे भी अपने साथ गाड़ी से उतरता हुआ देखकर वो उसे आंखें निकाल गया था, लेकिन असर कैसे होना था? ऐश मिकाइल को तो हरगिज नहीं। वो सुकून से पैर सीट से नीचे उतारे गाड़ी से निकल चुकी थी, लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं था। सुनसान पड़ी खामोश सड़क। शाम होने में बस कुछ ही वक्त बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर दोबारा कोई क्लू तलाश करने लगे थे, और ऐश मिकाइल को क्लू मिल चुका था। उनकी काली गाड़ी के डिग्गी के बिल्कुल ऊपर शीशे पर सफेद पत्थर से जली हुर्फ में लिखी हुई एक तहरीर, एक नई पहेली। अ ब्लड शेडिंग गोल्डन आई, एक खून छलकाती सुनहरी आंख। उनकी अगली मंजिल क्या होने वाली थी, इसका फैसला वक्त ने करना था। वो छोटी सी मोहर अब भी जहांगीर दिलावर की जेब में मौजूद थी। सुनहरी मोती, वो पुरसोच सा बोल रहा था। वो दोनों उस वक्त मोमिन मुराद के 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट के छोटे से लॉन्च में मौजूद थे। पत्थर पर पुरसोच नजर जमाए इधर से उधर चक्कर लगाता हुआ जैन कमाल और सोफे पर तकरीबन नेम दराज
शीशे के टेबल पर पैर पसारे पॉपकॉर्न का बाउल हाथ में लिए जैन कमाल की बेचैनी को किसी पुरलुत्फ फिल्म की तरह देखता हुआ मोमिन मुराद, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वो अब की बार सीधा होकर बैठा था, पाँव जमीन पर और पॉपकॉर्न का बाउल शीशे की मेज पर रखे, आंखों में शरारती चमक लिए। मोमिन मुराद का कुछ नहीं हो सकता था। हाँ कर सकते हो ना, अपनी जबान को आराम देकर। वह शुरू में ही खुशदिली से बोलता हुआ आखिर में गुर्राया। एक तो ये मनहूस पहेली नहीं सुलझ रही थी किसी तरह, और ऊपर से मोमिन मुराद। उसने सोचते हुए सर झटका। मोमिन भी अच्छे बच्चों की तरह मुंह फुलाए हुए वापस बैठ चुका था। सुनहरी मतलब गोल्डन और मोती यानी पेल। उसने लफ्ज बार बार जहन में दोहराए थे। ओ खुदाया, सुनहरी मोती यानी गोल्डन बेल। वो किसी शौक के आलम में बड़बड़ाया था। मोमिन मुराद नाराज नाराज सा एक के बाद एक पॉपकॉर्न को उठा उठा कर मुंह में डालता जाता। उसने एक नजर मोमिन पर डाली, उसकी उलझन सुलझ चुकी थी। अब अगला काम मोमिन की नाराजगी दूर करने का था। उसने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। मेरी बेगम नाराज है मुझसे, मानने की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो बज़ाहिर बड़े प्यार से बोलता अंदर ही अंदर दांत पीस कर रह गया था। इतने नखरे मैंने अपनी वाली के उठाए होते तो कम अज कम वो यूं सबके सामने जलील तो ना करती। उसको हनूस खुद से लापरवाह देखकर वो बड़बड़ाया था। मोमिन मेरा बच्चा, अगले 24 घंटे तक घर के सारे काम करोगे, बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक, और हाँ घर की सफाई भी। वो उसको आंखें दिखाकर हुक्म देता हुआ जा चुका था। उसको दो लोगों की नाराजगी और उदासी बुरी तरह खलती थी, और उनमें से एक मोमिन मुराद था। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस बला को डांट दिया था। आह जैन कमाल, लानत है तुम पर। वो आंखें मीचकर बोलता हुआ खुद को कोसने में मसरूफ था। भूख लगी है मुझे, वो कमरे से ही हाँका था। चल जैन बेटा लग जा काम पर। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता किचन की तरफ बढ़ गया था। दोस्त ना हो गया, बीवी हो गया मेरी, जिसके मैं नखरे उठाऊं। ना मर्द बीवी। बड़बड़ाहट जारी थी। मशरक की तरफ से उभरता सूरज पाकिस्तान के शहर लाहौर पर अपने पूरे पर फैलाए हुए था। खनकी के बावजूद भी सूरज की तपिश का एहसास शिद्दत से होता था। ऐसे में सोफिया महल की इमारत अपनी इसी शान शौकत के साथ खड़ी अपनी मिसाल आपके मज़दाक देखने वालों को अपनी तरफ मतवज़ा करती थी। रात के वक्त सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने के बाद फूल मुरझाए मुरझाए से थे। लॉन के बीचों बीच बने फव्वारे के बहते पानी की आवाज़, परिंदों की चहचहाट और छोटे से तालाब में नहाती हुई बत्तखों की आवाज़ माहौल को अलग ही सुरूर बख्श रही थी। ऐसे में सोफिया महल के अंदर का रुख करो तो कुछ गैर मामूली सी खामोशी का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। तुम्हें अपने बाप से बात करनी चाहिए, ये बैकग्राउंड से टेक लगाए रईसा कामरान आलम की आवाज़ थी। मेकअप से पाक चेहरा काफ़ी हद तक बदसूरत दिखाई देता था। बेशक अल्लाह की बनाई कोई भी शय बदसूरत नहीं होती, लेकिन जब इंसान उसकी बनाई गई शय में तरमीम की कोशिश करता है तो वो शय बदसूरती के आला मिसाल ठहरती है। किस मुतालिक? वो तेजी से बोलते उस्तत में मालूम होते थे। सियासत के मुतालिक। आप चूंकि तुम्हारा पहला बेटा सियासत में आने से इनकार कर चुका है तो। वो दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ गई थी। शायद तुम नहीं जानती कि हमारे यहाँ सियासी जगह हमेशा बड़े वारिस को दी जाती है। वो बोलकर अपना वकला वाला काला कोट पहन चुके थे। तुम लोगों के बड़े वारिस ने इनकार कर दिया है। अंदाज खासा तनसिया था। मैं जानता हूँ, बाबा मना लेंगे उसे। वो शायद खुद को तसल्ली दे रहे थे। तब फल तसल्ली? ओह, फिर तुम जैन कमाल को नहीं जानते। बगावत करना उसका पसंदीदा मशगला है। गलत फहमी है तुम्हारी और तुम्हारे बाप की कि तुम उसे मनाने में कामयाब ठहरोगे। वो फिर मुस्कुराई थी, तनसिया मुस्कुराहट। ये तुम्हारा मसला नहीं है रईसा बख्तावर। वो जब्त का दामन छोड़े उन पर गुर्राए अपना काला बैग उठाए जा चुके थे। उनका रईसा बख्तावर कहना कौन कौन सी दबी हुई चिंगारियां ढेका गया था। ये कोई रईसा आलम से पूछता। ये वाकई मेरा मसला नहीं है कामरान आलम। वो ज़ेरेले बड़बड़ाई थी। मेरा मसला आलम्स की बर्बादी है, ऐसी बर्बादी कि तुम्हारी सल्तनत ढूंढने से भी कोई नामो निशान न मिले। तुम सब खाक नशीन होंगे, तुम सब। आंखों में जलाकर भस्म कर देने वाली आग थी। फिर वसीपुर अशाइस कमरे की दीवारों ने रईसा आलम कमाल को शीशे की जानी पड़ते देखा। कांपते हाथों से अपने मुंह को छुए सुर्ख खून की मानिंद रंग वाली लिपस्टिक उठाकर बुरी तरह होठों पर मली थी, और ऐसा करते हुए वो कोई पागल मालूम होती थी। लेकिन ये तो तय है कि आलम्स की बर्बादी का वक्त जल्द ही शुरू होने वाला था। रईसा कमाल के हाथों, जैन कमाल के हाथों, या कोई तीसरा नामालूम वजूद आलम्स की बर्बादी का सबब बनने वाला था। वो अपने हुकूमत की तरफ से दिए गए सरकारी बंगले से निकलती पुलिस जीप का दरवाजा खोले बैठ गई। गाड़ी में 2 बावर्दी पुलिस एहलकार मौजूद थे, चौकन्ना से हर तरफ नजर जमाए हुए।
वो आंखें बंद किए गर्दन सीट की पुष्ट पर आरामदेह हालत में टिकाई बैठी थी कि उसके बजते फोन ने उसको अपनी जानी मुतवज्जा किया। अस्सलामु अलैकुम अब्बा। अब्बा कॉलिंग लिखा देखकर उसने बिना ताखीर के फोन उठा लिया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वही नरम धीमा लहजा। उनकी आवाज़ सुनकर उसने एक बार फिर सुकून से आंखें मूंद ली। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा, आप बताएं। उसके तकरीबन हर वक्त रहने वाले सख्त लहजे की रमक भी उस वक्त मौजूद ना थी। अल्लाह का बेशुमार शुक्र, उन्होंने बोलकर कुछ देर वक्फा लिया। क्या तुम उनसे मिलने गई नामल कमाल? ये एकदम ही गैर मुतवक्का सवाल। नामल कमाल फौरन सीधी हुई थी। अब्बा मैं मसरूफ थी, एक कमजोर सी वजाहत। बाप से मिलने के लिए भी मसरूफियात का ख्याल करना पड़ता है नामल कमाल। सख्त रौबदार लहजा। अब्बा, वो कहकर खामोश हो गई। जब वो बोलती थी तो बाकी सब खामोश रहते थे, लेकिन अब्बा के सामने उसकी क्या मजाल। आह, तो नामल कमाल भी किसी से डरती थी। जबरदस्त। तुमने मुझे मायूस किया है नामल कमाल, वो शिकस्त खुर्दा से बोले थे। अब्बा प्लीज ऐसा ना कहे मैं चली जाऊंगी। आप जब कहेंगे मैं तब चली जाऊंगी, आप नाराज ना हो। वो तड़प ही तो गई थी उनका नाराजगी भरा लहजा सुनकर। नामल कमाल के ना को हाँ में बदलने वाले को अल्लाह जिंदगी दे। आज दोपहर का खाना तुम बख्तावर विला में खा रही हो नामल कमाल, वो उसे हुक्म दे रहे थे क्योंकि जानते थे कि उनका कहा रद्द नहीं होगा। बेहतर अब्बा, मैं पहुंच जाऊंगी। वो आंखें नीचे कहती हुई सिर्फ शाहिद कमाल की खातिर कुछ नापसंदीदा चेहरे देखने पर राजी हो गई थी। फी अमानिल्लाह, वो नरमी से कहते फोन काट गए थे। वो फोन वापस पैंट की पॉकेट में रखे इस बार बेचैनी से आंखें बंद कर गई थी। तो यहाँ होता है सेकंड एपिसोड कंप्लीट और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।